हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रेम कुमार मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होती है और ये कैसे होती है और हम किस प्रकार जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो आइए देखते हैं। केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस आर फॉर्मड विद न्यू प्रॉपर्टीज़। यानी केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस न्यू प्रॉपर्टी के साथ बनता है, उसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो आइए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जब हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यानी जब हमने मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो हमें एक न्यू सब्सटेंस मिला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिसकी प्रॉपर्टी पहले सब्सटेंस से बिल्कुल डिफरेंट होती है। एक केमिकल रिएक्शन में हमेशा दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, एक रिएक्टेंट्स और दूसरे प्रोडक्ट्स। तो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं और प्रोडक्ट क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं। Reactants. The substance which take part in a chemical reaction are called reactants. यानी ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं उन्हें हम रिएक्टेंट्स कहते हैं। प्रोडक्ट्स। The new substance produced as a result of chemical reaction are called products. मतलब वह न्यू सब्सटेंस जो हम केमिकल रिएक्शन के बाद प्राप्त करते हैं उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जिनकी हमने रिएक्शन करवाई वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्शन के बाद हमें जो न्यू सब्सटेंस मिलता है वो मिला हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी हम किस प्रकार जान सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है। तो देखिए, एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी गैस का निष्कासन, यानी गैस का निकलना हमें ये बताता है कि केमिकल रिएक्शन हुई है। यहाँ पे चेंज इन कलर, रंगों में परिवर्तन का होना, ये भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। चेंज इन स्टेट, अवस्थाओं में परिवर्तन, ये भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन होना, ये भी केमिकल रिएक्शन को दर्शाता है। तो इन सभी से हमें पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। The method of representing a chemical reaction with the help of symbol and formula of the substance involved in it is known as a chemical equation. तो ये एक मेथड है जिसमें केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सब्सटेंस के सिंबल और फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है। तो इसे भी एक एग्जांपल की सहायता से समझते हैं। यहाँ हम देख सकते हैं कि हमने जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के फॉर्मूले का प्रयोग किया है जो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है।
जिसमें एक और रिएक्टेंट्स है और दूसरी ओर प्रोडक्ट हैं। केमिकल इक्वेशन को शो करने के लिए हम हमेशा राइट साइड पे प्रोडक्ट और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स को लिखते हैं और दोनों के बीच में एक लाइन का यूज़ किया जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो देखिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के एलिमेंट की परमाणु संख्या समान होती है। अब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आते हैं। अ अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज़ एन अनइक्वल नंबर ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। मतलब अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में जो एलिमेंट होते हैं उनके एटम नंबर अनइक्वल होते हैं। जैसे कि इक्वेशन में आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में H2 प्लस O2 है और राइट साइड में H2O है। यानी कि राइट साइड में ऑक्सीजन के एटम नंबर 1 है, इसलिए ये अनइक्वल है और इसलिए हम इसे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। अब बात आती है कि जब हमारे पास कोई इक्वेशन अनबैलेंस होती है तो हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हाउ टू बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो देखिए, ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करते हैं। इसके लिए आपको एक टेबल बनानी होगी। सबसे पहले इसमें एलिमेंट लिखेंगे, फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स, यानी इसमें हम रिएक्टेंट्स में जो एलिमेंट हैं उनके परमाणु, उनके एटम नंबर्स लिखेंगे। फिर थर्ड कॉलम बनाएंगे जिसमें हम नंबर ऑफ प्रोडक्ट, इसमें भी एलिमेंट के एटम नंबर लिखने होंगे हमें। तो आप देख सकते हैं कि Fe की जो एटम नंबर है रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में इसकी एटम नंबर 3 है और इसी प्रकार ऑक्सीजन की दोनों और परमाणु संख्या डिफरेंट है। अब इसे बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में देखेंगे कि Fe का एटम नंबर 1 है और इसे बैलेंस करने के लिए इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो जब हम इसे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 3 आ जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में एटम नंबर इक्वल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार हम हाइड्रोजन के परमाणु संख्या यानी एटम नंबर देखेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों के एटम नंबर समान हैं। अब हम ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन में एक तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एटम नंबर डिफरेंट है, तो इसे भी बैलेंस करने के लिए हम रिएक्टेंट में जो परमाणु नंबर है यानी एटम नंबर है उसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका भी एटम नंबर 4 हो जाता है। तो अब हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों और एटम नंबर इक्वल है। तो अब इसे बैलेंस करने के बाद फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं। राइट हैंड साइड पे हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे रिएक्टेंट्स हैं। हमने रिएक्टेंट्स में मल्टीप्लाई किया और इसे बैलेंस इक्वेशन बनाया। तो हम देखेंगे Fe को हमने
3 से मल्टीप्लाई किया तो हम यहाँ पे Fe के साथ में 3 लिखेंगे, यानी जब हम 3 की Fe से मल्टीप्लाई करेंगे तो Fe के एटम नंबर 3 हो जाएंगे। और ठीक इसी प्रकार H2O है, इसे भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये देखेंगे कि 4 जब H2 से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके एटम नंबर 8 हो गए, और ऑक्सीजन से मल्टीप्लाई हुआ तो इसके एटम नंबर 4 हो गए। तो यहाँ पे लेफ़्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे O के एटम नंबर तो इक्वल हो गए, लेकिन H के एटम नंबर लेफ़्ट हैंड साइड पे 8 हो जाते हैं और राइट हैंड साइड पे H के एटम नंबर 2 हैं। तो इसे भी इक्वल करने के लिए हम हाइड्रोजन के रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट को 4 और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दोनों तरफ 8 हो जाते हैं। तो इसे हम लिखते हैं। तो अब देखिए, दोनों और H के एटम नंबर 8 और 8 हैं, तो इस प्रकार ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो आई होप कि आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना अच्छे से आ गया होगा, अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब हम केमिकल रिएक्शन के प्रकारों के बारे में डिस्कस करेंगे। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? तो केमिकल रिएक्शन 5 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और पांचवा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच 2 or more substance combine to form a single substance are called combination reaction। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन वह रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन कराने पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई तो हमें एक सिंगल कंपाउंड मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्शन के दौरान कंबाइन हो जाते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, और इसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 सब्सटेंस कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल कंपाउंड का निर्माण करते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स अप इनटू 2 or more substance are called decomposition reaction। मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें एक कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में टूट जाता है, उसे हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस किसी 2 सब्सटेंस में टूट जाते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्शन में टूटकर 2 सब्सटेंस का निर्माण करते हैं, तो इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दोज रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक द प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ कंपाउंड आर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में एक एलिमेंट किसी अन्य एलिमेंट का स्थान ले लेता है, इसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में कॉपर सल्फेट और जिंक के रिएक्शन कराने पर जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसका स्थान ले लिया, और जिंक सल्फ्यूट
और जिंक सल्फेट बनाया और कॉपर अलग हो जाता है। इसे ही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Those reactions in which two compounds react by an exchange of ions to form two new compounds called double displacement reaction। इस रिएक्शन में दो कंपाउंड्स किसी अन्य दो कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करके अपने आयंस का एक्सचेंज करते हैं। जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि जब सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को रिएक्ट कराया तो इन्होंने अपने आयंस का एक्सचेंज किया और अपनी जगह को डिस्प्लेस कर दिया। इस प्रकार सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट बनाते हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन पे। ऑक्सीडेशन, the addition of oxygen to a substance is called oxidation. Second, the removal of hydrogen from a substance is also called oxidation. यानी ऑक्सीजन का ऐड होना और हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है। अगला रिडक्शन, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस इज कॉल्ड रिडक्शन। The removal of oxygen from a substance is called reduction. यानी हाइड्रोजन का ऐड होना और ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन कहलाता है। आइए एक एग्जांपल देखें। आप इसमें देख सकते हैं कि जब हमने कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराया तो कॉपर ऑक्साइड बदल जाता है कॉपर में, यानी यहाँ ऑक्सीजन रिमूव हो जाता है। ठीक इसी प्रकार जो ऑक्सीजन रिमूव हुआ वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन के साथ ऐड हो जाता है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को देख सकते हैं कि एक तरफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुआ है और दूसरी तरफ रिडक्शन रिएक्शन हुई है। तो ये हमारे 5 रिएक्शन थे जो हमने अच्छे से क्लियर कर लिए हैं।